हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पीवाईक्यू से, जो कि 2019 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो भी 2019 के लिए ही थी। तो ये क्वेश्चन हमें कोडेड डायरेक्शन का दिया है, जिसमें कुछ सिंबल्स दिए हैं। उन सिंबल्स को आपको देखना है कि क्या क्या मीनिंग दिया है और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो सबसे पहला इक्वेशन हमें ये दी है, इसी को सॉल्व करके हमें आंसर करना है दिए गए क्वेश्चन का। तो P परसेंटेज Q को यहाँ पर परसेंटेज का अर्थ क्या दिया है पहले ये देखिएगा। ईस्ट दिया है, यानी कि P जो है वह ईस्ट में रहेगा। किससे? Q के। तो हमने ईस्ट में बना दिया। उसके बाद Q प्लस R का मतलब क्या दिया है? Q जो है वह नॉर्थ में है R से। उसके बाद R माइनस S का मतलब क्या दिया है? R जो है वो वेस्ट में है। किससे? S से। अब जब उसने कहा कि R वेस्ट में S से, उसने ये नहीं कहा कितनी डिस्टेंस के साथ। हो सकता है S ठीक P के नीचे हो सकता है S थोड़ा आगे रहे, है ना। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है Q के संबंध में S की आपको डायरेक्शन बतानी है, यानी कि आपको ये डायरेक्शन बतानी है। अगर आपको कंपास नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ आपके टॉप में, ईस्ट आपके राइट में, साउथ आपके बॉटम में और वेस्ट आपके लेफ्ट में रहेगा। और उसी के हिसाब से ये डायरेक्शन हो जाएगी क्या? साउथ ईस्ट, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में भी डायरेक्शन का ही क्वेश्चन दिया है। उसने कहा एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना स्टार्ट किया। मॉर्निंग का टाइम है, तो आप सभी को पता होना चाहिए सन किधर रहेगा। सन रहेगा ईस्ट में, है ना। तो ईस्ट में सन है और एक्स ने उधर ही चलना स्टार्ट किया, यानी एक्स को आप ईस्ट की तरफ चला दीजिए। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, तो यहाँ पर दाएं मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद फिर वह लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है। तो 2 बार बाएं मुड़ने का मतलब एक तरफ ये हो गया बाएं मुड़ना, है ना, और एक और बाएं मुड़ा है तो ये सीधे चलेगा। अब उसने डिस्टेंस कही नहीं है, तो आपको डिस्टेंस नहीं बनानी है, सिर्फ आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। डायरेक्शन में क्या कहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो डायरेक्शन जा रही है वो कौन सी डायरेक्शन जा रही है? ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। ये भी हमारा डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है ना। इसमें एक चाइल्ड वेंट 90 फीट इन द वेस्ट टू लुक फॉर हिज फादर। एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट चल रहा है। तो यहाँ पर 90 फीट चलाना है आपको। किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट डायरेक्शन में चला दीजिए। ये आगे आपका वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है। कितना है? 90 दिया हुआ है, राइट। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 चलता है। तो फिर आप यहाँ से इसे दाएं मोड़ दीजिए। ये दाएं मुड़ गया और 20 चल गया। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 फीट चलता है। इसके बाद फिर आपको राइट टर्न करना है और 30 फीट चलाना है। इसके बाद वह अपने चाचा के यहाँ पर पहुंच गया, राइट। पर वहां पर उसके पिता उसे नहीं मिले। अब वह दक्षिण की ओर चलेगा और कितना? 100 फीट। कितना चलेगा? 100 फीट चलेगा। और अब वह इस जगह पर आकर रुक गया, राइट। हमें बताना क्या है? शुरुआती बिंदु। शुरुआती बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है? ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से वह जिस दिशा में है वहां तक की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल बनकर आ गया, जो आपके सामने इस समय मैं हाईलाइट कर रही हूँ, राइट। तो आपको लंब और आधार कर्ण में से, तीनों में से 2 चीजें पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बेस या फिर हाइपोटेनस, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरी डिस्टेंस हमें 100 दी थी, है ना। 100 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमारी 80 आ जाएगी, है ना। ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये हमें 90 दी थी, 90 में से 30 घटाएंगे तो ये 60 आ जाएगी, यानी कि 60 का स्क्वायर, ठीक है, और 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600 प्लस 6400, राइट। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। और 10,000 अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है? 100, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 भी हमारा डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर x चलता है a से b की तरफ, तो a से b की तरफ उसने ये नहीं बोला है कि वह नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में, बस वह चल रहा है। उसके बाद उसने राइट टर्न किया और 17 फीट चला, है ना। a से b कम डिस्टेंस ले लेते हैं, इतनी। अब यहाँ से वह राइट टर्न कर रहा है, कितना चल रहा है, 17 चल रहा है। हाँ, तो वह राइट टर्न कर रहा है, कितना चल रहा है, 17 चल रहा है। यहाँ से हमने 17 चला दिया। उसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ता है और एक दूरी तक चलता है। वह दूरी ए से बी के बराबर है, यानी इतना तो कंफर्म है, वो जितनी भी दूरी रहेगी वो ए के ठीक नीचे जाकर रुकेगा, इस जगह पर, है ना। अब यहाँ से वह फिर से दाएं मुड़ता है, यानी कि यहाँ पर वह रुका नहीं है। उसके बाद फिर राइट टर्न करता है और राइट टर्न करके वह यहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है ए से ये जो रुके हुए बिंदु तक की डिस्टेंस बतानी है। और ये डिस्टेंस 9 दी थी, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो आपने नोटिस किया होगा डायरेक्शन के अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे 2019 में। तो डायरेक्शन चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि कोई भी उसमें परेशानी ना रह जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 देखिएगा, ये एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। गेहूं का उत्पादन की तुलना में, यानी कि इतना उत्पादन नहीं है गेहूं का जितना उसकी डिमांड हो रही है ना। इन शॉर्ट शॉर्टेज है, क्योंकि हर व्यक्ति गेहूं चाहता है ना। गेहूं चाह रहा है किस लिए भी, अपने जो भोजन है उसके लिए। हमारे यहाँ का जो भोजन है उसमें गेहूं एक प्राइमरी प्रोडक्ट की तरह लिया जाता है ना। तो हमें इसका निष्कर्ष निकालना है कि इसका क्या निष्कर्ष रहेगा, यानी कंक्लूजन रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कंक्लूजन होता क्या है। कोई भी बात बोली जाए या फिर कोई इंसिडेंस जो हो रहा है उसका सारांश, यानी कि उसका जो एकदम टू द पॉइंट बात कही जाए, वही हमारा निष्कर्ष होता है कि ये बात बोलने के बाद इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, राइट। उसी को हम अपना कंक्लूजन कहते हैं। तो जब गेहूं का उत्पादन कम रहेगा और डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो ऐसे में क्या निष्कर्ष निकलेगा कि घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। क्या ये इसका निष्कर्ष है? हमने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि गेहूं यानी कि अनाज हमारे प्राथमिक भोजन का पहला हिस्सा माना जाता है, तो इसलिए हम उस मांग को कम नहीं कर सकते। व्यक्ति खाना बंद नहीं करेगा, है ना। सेकंड क्या है, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। गेहूं का निर्यात करने का मतलब है कि भाई हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, है ना। उससे एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, हमारे पास गेहूं पर्याप्त मात्रा में होगा और जो घरेलू मांग है वो भी पूरी हो जाएगी। यानी कि जब गेहूं की शॉर्टेज होगी तो उसका ये निष्कर्ष निकलेगा कि हमें बाहर से गेहूं का निर्यात करना पड़ेगा, राइट। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 70 क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका लॉजिकल रीजनिंग का है। उसने कहा क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मिड डे मील बंद कर देना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि किस तरह के स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है। ऐसे स्कूल्स जहाँ पर ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है। उनके घर में कमाने वाले जो व्यक्ति हैं वो दैनिक आय से ही अपने घर को चलाते हैं। जब उनके यहाँ पर सही से खाने के लिए ही पैसे नहीं होंगे तो वह अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन अगर सरकारी स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक वक्त का भोजन भी दिया जाएगा तो उस परिवार को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि वह अपने बच्चों को पढ़ाएं। वरना उनको यही लगेगा कि पहले हम अपने खाने की जो कमी है उसको पूरा करें, यानी कि हमारे घर में अनाज नहीं है, उसके लिए हम अपने बच्चों को भी काम पर लगाएं, है ना। तो अगर हम पहले तर्क की बात करें, आर्ग्यूमेंट की बात करें, तो कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल भोजन बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन तो प्रदान करता ही करता है। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। सेकंड कह रहा है हाँ ऐसा करना चाहिए, भोजन बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल के जाने के लिए गलत प्रोत्साहन, यानी कि उनको जो अट्रैक्शन मिल रहा है वो गलत मिल रहा है। क्या ये सही है? देखिए ये लॉजिकल रीजनिंग है, तो इसमें आपको अपनी तरफ से नहीं सोचना है। सेकंड आर्ग्यूमेंट इसलिए सही नहीं है, इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वह स्कूल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भोजन मिल रहा है। देखिए हमने क्या कहा, एक व्यक्ति की सबसे प्राथमिकता
जो अपने जीवन में रहती है वह यही होती है कि उसे एक छत मिले जहाँ पर वह रह सके, उसे अच्छा भोजन मिले, कपड़े मिले, है ना। रोटी, कपड़ा, मकान आपने भी सुना होगा, ये 3 शब्द हैं जो किसी भी व्यक्ति की पहली प्राथमिकता में आती हैं। तो बिल्कुल अगर उन व्यक्तियों को जो अपने परिवार में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर उन्हें वहाँ पे भोजन भी मिलेगा तो वो उनके लिए एक पॉजिटिव थिंग होगी, यानी कि बिल्कुल ए इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 71 देखिए। 71 क्वेश्चन में कहा है कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। एक्स जो है वो तीव्र बुद्धि का नहीं है। आपने एक स्लोगिज्म चैप्टर पढ़ा होगा, आप इस क्वेश्चन को स्लोगिज्म की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के वो सारे के सारे क्या हैं, ब्राइट है, लेकिन एक्स जो है वो ब्राइट स्टूडेंट नहीं है। तो आप इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं। क्या फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही है? यहाँ पर सारे छात्र के बारे में बात हो रही है कि वह तीव्र बुद्धि के हैं, तो पहला निष्कर्ष तो गलत हुआ। दूसरा कह रहा है एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर कड़ी मेहनत के बारे में बोला ही नहीं गया है, हार्ड वर्क के बारे में बोला ही नहीं गया, इसलिए सेकंड भी गलत हुआ। एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, डेफिनेटली उस कक्षा का छात्र नहीं है, क्योंकि जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ब्राइट हैं, यानी कि ये बात बिल्कुल सही कही गई है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। यानी कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस को भी आप स्लोगिज्म के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या बताना है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है, यानी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है। इन शॉर्ट ABCDEFGHIJ के हिसाब से आपको बताना है। अगर आपको नंबरिंग आती है तो ये क्वेश्चन बेहद आसान रहेगा। A1 पर आता है, L12 पर आता है, O15 पर और Y25 पर, यानी कि B तो आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, ये 2 पर आता है, ये हमारा 5 पर, देन 7, 9 और 14, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन में हमारे ई जो हमारा आता है वो 5 पर आता है, M13 पर, P16 पर, T20 पर, E25 पर, तो सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने सारे ऑप्शन चेक किए, आपको सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ए को स्टार्ट कर रहे हैं और आप ये समझ पा रहे हैं कि बी उसने पहले दे दिया है और ए बाद में, यानी कि यही बात गलत हो गई, ए इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए आपको बताया गया है, पर आप एग्जाम में सारे ऑप्शंस को चेक ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा शब्द इस दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो आपको बस ये चेक करना है कि यहाँ जो ऑप्शन में दिए हुए शब्द हैं, अक्षर हैं, वो सारे के सारे ऊपर दिए हुए शब्द में हो। तो DIC, अगर आप ध्यान से देखें, D भी है, I भी है और C भी है। T भी है, I भी है, O भी है, N भी है ना, A भी है, R भी है, Y भी है, यानी कि A इज अ करेक्ट आंसर। अब हमने यहाँ पर सारे ऑप्शन को क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि ए को हमने जब चेक किया तो ए से आंसर आ गया, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को ध्यान से देखिएगा। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। रोस्टर का रिलेशन हैन से है, यानी मुर्गा का रिलेशन मुर्गी से है। ये मेल और फीमेल पर्सन यहाँ पर एनिमल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। उसी तरीके से स्टेलियन का मतलब यहाँ पर विजाशा का मतलब हमारा किससे है, ठीक है। तो आपको ये पहले बता दें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि स्टेलियन जो होता है वो मेल हॉर्स होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे घोड़ा जो यहाँ पर शब्द दिया जा रहा है, तो घोड़ा का रिलेशन घोड़ी से होगा। इसने हिंदी में भी टफ शब्द का यूज किया, जिससे कि आप एकदम से आंसर फाइंड आउट ना कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, विजाशक का मतलब होता है घोड़ा, स्टेलियन, और हिंदी में इंग्लिश में स्टेलियन का मतलब होता है मेल हॉर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेल हॉर्स, और उसी तरीके से फीमेल हॉर्स को बोला जाता है मेल, घोड़ी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिएगा। लेखक का रिलेशन पुस्तक से है, यानी लेखक पुस्तक को लिखता है ना। उसी तरीके से क्या
पेंटर ब्रश को बनाता है? नहीं। मूर्तिकार मूर्तिकार पत्थर को बनाता है? नहीं। कुम्हार बर्तन को बनाता है? बिल्कुल। नर्तक जूते को बनाता है? नहीं। यानी कि सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, राइट। तो ये आपकी एक बेसिक नॉलेज के आधार पर दिए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, बस इनको ध्यान से पढ़ना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 ध्यान से देखिएगा। इसने कहा है ए बी का रिलेशन एन ओ से है। ए बी का रिलेशन किससे है? एन ओ से है। अब आपको देखना ए और बी में एक का अंतर है, एन और ओ में भी एक का अंतर है, लेकिन बी से लेकर एन के बीच में कितने का अंतर है? ये 2 पर आता है बी और एन 14 पर आता है, यानी 12 का अंतर है, राइट। तो अब इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो के से एल में एक का अंतर है, यानी अब जो भी ऑप्शन होना चाहिए उसमें भी एक का अंतर होना चाहिए, और एल से हमें कितना ऐड करना चाहिए? 12 ऐड करना चाहिए, क्योंकि एल 12 पर है, तो 12 और 12 24, 24 का मतलब एक्स। अब एक्स क्या ऑप्शन में दिख रहा है? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यानी एक्स और वाई एक साथ आ रहे हैं क्योंकि उनमें एक का अंतर है, तो बिल्कुल डी विल बी करेक्ट आंसर। बी आंसर तब बनता जब डी आंसर ऑप्शन में नहीं होता। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राथमिकता के बेस पर ये क्वेश्चन चलते हैं, हम कभी भी अपनी तरफ से यहाँ पर लॉजिक नहीं लगाते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से एल 12 पर आता है, जब हम इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये 24 बन जाता है। कितना बनता है? 24 बनता है, और 24 आता है एक्स पर, ठीक। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज अ करेक्ट आंसर। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिएगा। ये एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर देना है। यहाँ पर कुछ इमेज दी गई हैं और इनमें एक पैटर्न चल रहा है, वही पैटर्न आपको बताना है। ये ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल ये ट्रायंगल जो अब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है वो इस जगह पर हुआ है ना। फर्स्ट से सेकंड में जो भी रिलेशन आ रहा है वही थर्ड से फोर्थ पर आना चाहिए। उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा की जा सकता है ना। यानी कि हमको क्या बताना है? आंसर फिगर बतानी है। पैटर्न कैन कंप्लीट द सीरीज गिवन इन द क्वेश्चन फिगर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये सर्किल जो इस किनारे पर था वो इस किनारे पर आ गया। अगर हम इसी हिसाब से बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट चला है। अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो ये भी लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए। हमें यहाँ पर बहुत सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टिपिकल आ जाते हैं कई बार, है ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से ध्यान से देखें तो डी और सी ऑप्शन बन रहे हैं, लेकिन हमें ट्रायंगल की इमेज को भी देखना पड़ेगा। ट्रायंगल की इमेज जो बन रही है, अब डिपेंड करता है कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है या सीरीज का। चूंकि उसने सीरीज बोली है तो सीरीज का मतलब आप जानते हैं, सीरीज का मतलब हो गया कि फर्स्ट से सेकंड बना, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड बना, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ बना। तो अगर हम उस हिसाब से बात करें तो सबसे पहले ट्रायंगल यहाँ था, फिर इस सीरीज में आया, फिर मिड में आया। इसका मतलब अब उस हिसाब से तो फिर मिडिल में आना चाहिए, है ना। यहाँ पर ट्रायंगल था, ये मिड में आ गया इस जगह पर, यहाँ से फिर वो इधर आया। इसका मतलब अब वह मिड में आना चाहिए। तो मिड में ऑप्शन नंबर सी और डी में से आ रहा है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से अब हम स्क्वायर को देखते हैं, सॉरी सर्किल को देखते हैं। सर्किल यहाँ था, ठीक है, फिर वह घूम के इधर चला गया, देन उसके बाद इधर, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। उस हिसाब से तो सर्किल अब इधर आना चाहिए। तो सी और डी दोनों ऑप्शन में आ रहा है, तो दोनों में से एक आंसर डेफिनेटली होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखें तो जब हमने इस सर्किल को इधर किया तो ये एक एक जो इसका शेडेड पार्ट था वो भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना। ये इधर था, फिर एंटी क्लॉकवाइज आया, यानी कि अब ये इधर होना चाहिए। इसका मतलब राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन नहीं, क्या होगा? डी आंसर होगा। राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि सीरीज कही है, ठीक है। स्क्वायर जो है वो अपना सेकंड प्लेस पर आ गया, ट्रायंगल उसकी जगह पर आ गया, राइट। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट में बात करें तो अब ये स्क्वायर, फिर अब ये स्क्वायर मिड में आ गया था, मिड के बाद फिर से वह फर्स्ट में चला गया है ना। तो ये एक पैटर्न चला रहा है। अब ये पैटर्न आपको ध्यान से देखना है कि सीरीज में जब चल रहा है तो ये सर्किल हाफ हो गया है, हाफ नहीं, इसकी एक नई इमेज बन गई है। अगर आप ध्यान से देखें, एक नई इमेज बन गई है, हाफ कर दिया गया और ये अपने आप में एक्सचेंज हो गए हैं, है ना। इसके बाद ये वाली सीरीज जो थी, ये वाला हाफ वाला जो था,
स्क्वायर तो ऊपर चला गया है, लेकिन अब ये जो ट्रायंगल आया है वह ट्रायंगल इसके साथ एक्सचेंज नहीं हुआ है। ट्रायंगल और ट्रायंगल की जगह पर सर्किल बन गया है। अब हम इसको ये भी देख सकते हैं, हो सकता है ये फर्स्ट से थर्ड पे चल रहा हो, लेकिन उसमें भी इमेज चेंज है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड एंड थर्ड से फोर्थ पर ही चलेगी। तो इतना तो कंफर्म है, सीरीज ऐसी ही चलेगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक पैटर्न डिसाइड कर लेते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल से हमारा स्क्वायर ऊपर फर्स्ट पे आ गया, फिर उसके बाद ट्रायंगल गायब हो जाता है, मिड में लास्ट वाले में आ जाता है सर्किल। इसका मतलब अगेन फिर से ट्रायंगल सीरीज चलेगी, वो सबसे ऊपर आएगी, है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा, ऑर्डर चेंज हो रहा है। ऑर्डर चेंज होने का मतलब कैसे चल रहा है, पहले ये इस वाले कॉर्नर पे था, फिर इस कॉर्नर पे आया, फिर इस कॉर्नर पे था, अब इस कॉर्नर पे ही डेफिनेटली आएगा, इस कॉर्नर पे ही डेफिनेटली आएगा, यानी कि सी इज अ करेक्ट आंसर। सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो मिरर इमेज में ध्यान रखिएगा, जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट में और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में चला जाता है, यानी कि अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, है ना। और अगर इधर आ जाएगा तो केवल सी और डी ऑप्शन में से एक ही बनेगा डेफिनेटली। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जब सर्किल टर्न होगा, तो जब सर्किल टर्न होगा तो वह अपनी सेम इमेज में नहीं रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर आपको एक इमेज दी है जो टुकड़ों के फॉर्म में है और उसको फोल्ड किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट इमेज ये आ रही है। जब आप इस इमेज को, ट्रायंगल जो कि हाफ है, जब इस तरह से ये ओपन होगा इस तरफ, तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ऐसे बनकर आएगा। और ऐसी इमेज केवल बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में दिख रही है, यानी डी खत्म, ए खत्म। अब उसके बाद आपको ये देखना है, यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, जब ये स्क्वायर पूरा ओपन होकर आएगा तो फिर वह पूरा का पूरा फुल हो जाएगा, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर हमें क्रम के अनुसार, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबको ऑर्डर में लगाना है। वी ओ वी ओ वी ओ, यानी कि स्टार्टिंग के दोनों लेटर सब में सेम है, अगर आप नोटिस करें। अब उसके हिसाब से ABCD के हिसाब से हम इसे क्रम में लगाएंगे, है ना। हमें बताना है कि अरेंज करना है इनको, जो सबसे पहले आएगा। तो इन चारों में जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तीसरा लेटर है कौन सा, Y, इसमें तीसरा लेटर है U, इसमें तीसरा लेटर है L और इसमें तीसरा लेटर है L। तो L पहले आता है, यानी डेफिनेटली इन दोनों में से एक आंसर बनेगा। अब आप देखिएगा, L के बाद इसमें T दिया है और इसमें L के बाद U दिया है, यानी कि T पहले आता है, तो इसका मतलब D इज अ करेक्ट आंसर। डी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।